संपूर्ण देश के आदिवासियों को एक कर सकते हैं। आदिवासी धर्म को लेकर के कई सारे असमंजस रहते हैं, कई चैनलों पर भी इस पर बहस होती है। आदिवासी किस पूजा पद्धति को, किस भक्ति को स्वीकार करती है? पुराने तीर्थ स्थान है, पुराने महाराज हैं, वो भी कहीं न कहीं जैसे किसी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, ऐसे कुछ इतिहास वगैरह इतिहासविद बताते भी हैं। तो ये जो भक्ति है, ये जो भजन भाव है, ये किस तरफ जाता है? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं जिनको जिनको फॉलो करता हूँ, जिनकी विचारधारा को, जिनकी एक-एक चीज़ को मैं नोट करता हूँ, पढ़ता हूँ इनको, उनके साथ आज बैठ कर के उनसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है और उनसे सवाल-जवाब तो क्या कुछ चीज़ें जो इनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आज मैं आप सबके सामने ला रहा हूँ। ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप भंवर दादा परमार हैं। हिस्ट्री से नेट क्वालिफाइड और कई सारे जो टॉपिक है उन पे आपने एनालिसिस करा, उनके ऊपर रिसर्च किया और आज पूरे भारत में, भारत के बाहर भी आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात को लोग मानते हैं, आपके हर विचार को लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षक बनने के साथ में सामाजिक जन जागरण, आदिवासियत को बचाने के लिए, आदिवासी परिवार को बचाने के लिए सामाजिक जन जागरण करना चाहिए, ये आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सभी भाइयों को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसा कि आपका सवाल है कि ये बात आपके दिमाग में कैसे आई, तो मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो उस समय हमारे दिमाग में ऐसा आया कि अपन को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद में हमारा सर्विस भी हो गया और मैं 2005 में इतिहास में नेट हुआ। तो नेट में मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट चयन हो गया था मेरे दोस्त के द्वारा, क्योंकि मैंने आवेदन नहीं किया था, मेरे दोस्त ने आवेदन किया था। तो हिस्ट्री में एक ऐसा ग्रुप उन्होंने ले लिया जिस ग्रुप में इंस्क्रिप्शन आते हैं, यानी शिलालेख, कॉइन्स यानी सिक्के, यानी ताम्रपत्र वगैरह, उनका जो आपका ग्रुप था वो ले लिया। तो उसकी बुक्स हमको नहीं मिला, ना उदयपुर में मिला, ना अजमेर मिला। फिर अंततः हमने हमारे एक साथी ने हमको बताया कि भाई आगरा में मिल सकता है, तो हम तो आगरा कभी गए नहीं थे। फिर हम लोग चूँकि एग्ज़ाम निकट आ रहा था, तो हम लोग उसको लाए किताबें, और इस सारी किताबें जो हिस्ट्री का मूल बेस होता है वो मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमारे समाज को इतिहास ही समझाने की ज़रूरत है। यदि हम लोग समाज को इतिहास समझाते हैं तो समाज के अंदर जो हीन भावना है, आज की तारीख में पूरा समाज बिखरा हुआ है और समाज के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा। इसलिए हम लोगों ने समाज का जन जागरण करने के लिए सबसे पहले पूरे देश भर में जितने भी सामाजिक संगठन हमारे इर्द गिर्द थे, उन सभी संगठनों में हम गए। यानी हम लोग 2002 से लगा करके 2014 तक नॉन स्टॉप कई सारे संगठनों में गए, पूरा देश घूमे। और देश भर में जितने भी अन्य समाज के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, माइनॉरिटी, एसटी, सबसे हम लोगों ने चर्चा किया और देश भर का जानकारी एकत्र किया। और फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी। इन किताबों का मैं जिक्र करूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो किताबें पढ़ने के बाद इंक्लूडेड हम लोगों ने एक तरीका निकाला कि पूरे देश भर में जितने भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों को में जो तरीका है वो आदिवासियों को जोड़ने का तरीका नहीं है। आदिवासियों को जोड़ने के लिए आदिवासियों की व्यवस्था के अनुकूल कोई तरीका डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए सभी आदिवासी संगठन जो गलती करते थे वो गलती हमने आइडेंटिफाइड किया और 4 बिंदु हमने आइडेंटिफाइड किए। उन्हीं 4 बिंदुओं को नकारते हुए हम लोगों ने आदिवासी परिवार के 4 पिलर बनाए कि आपका ये जो 4 पिलर आप सब जानते हो, उनके आधार पर आदिवासी परिवार बनाया। एक बार दर्शकों को सर उसको डिस्क्लोज। इसमें जैसा है कि संगठन विहीन आदिवासी परिवार, जैसा कि आज आप जितनी भी मीटिंग में आए होंगे तो वहाँ कोई मुखिया नहीं होता है, सबकी सहमति से निर्णय होता है। तो संगठन विहीन यानी जाजम पर बैठने के बाद संगठन शून्य, पद शून्य और सबकी सहमति से निर्णय लेना और सबको बोलने का समान अवसर, ये 4 सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। वो इसी की वजह से है कि हम लोग संगठन का जो बड़ा पदाधिकारी होता है वो आगे बैठता है, उसको फूल मालाएं पहनाई जाती है, कुर्सी पर बिठा जाता है, मंच पर बिठाते हैं। सब कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं है, काउंसिल होता है हर जगह। तो
तो ये फार्मूला हमने विकसित किया। दूसरा है आपका राजनीति विहीन। तो आप किसी भी राजनीतिक संगठन में हो, लेकिन यहाँ मंच पर आ सकते हो, बोल सकते हो। और हमने कई लोगों को इनविटेशन दिया, लेकिन राजनीति का जहर इतना हमारे समाज में लोगों ने भर दिया है कि दूसरे समाज के राजनीतिक लोग हैं वो एक जगह बैठ सकते हैं, एक जगह खा पी सकते हैं और आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज की ये हालत है कि एक दो राजनीतिक दल हैं और उनके लोग हैं वो एक जगह नहीं बैठ सकते। वो बहुत डेंजर स्थिति बन गया था। लेकिन हम हमारे साथ बहुत सारे जो न्यूट्रल लोग थे और कई सारे आज की तारीख में हम 3 बड़े राजनीतिक संगठनों के लोग अपने साथ आ गए और सामाजिक जन जागरण में बड़ा योगदान दिया। जी। और तीसरी बात था कि आपका बॉर्डरलेस, यानी हम लोगों के आज पूरे ट्राइबल बेल्ट में हम देखते हैं तो पंचायत का भी बॉर्डर इस तरीके बनाए हैं जहाँ ट्राइबल 100% है वहाँ पंचायत का बॉर्डर बना दिया। पंचायत समिति का भी हम लोग देखते हैं तो जहाँ 100% ट्राइबल है वहाँ पंचायत समिति का बॉर्डर है। जिले का भी बॉर्डर की वही स्थिति है। राज्यों का बॉर्डर हमारा वेस्टर्न भारत का आप देख सकते हो। वेस्टर्न भारत में 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज्यादा ट्राइबल है। 100% आपका क्या कह सकते हैं लिबरेट ट्राइबल था, उसी इलाके को उन्होंने 4 राज्यों में बांट दिया। तो ये पॉइंट इसलिए रखा गया था। और एक लास्ट पॉइंट है नॉन रिलीजियस, आपका यानी धर्म विहीन आदिवासी परिवार, अर्थात आप किसी भी धर्म में हो लेकिन आप लोग इस मंच पर आइए और अपनी बात रखिए, जो हमारी राय बनेगी वो करेंगे। अंततः ये 4 पॉइंट तो हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम बात है कि जब हमारी बैठक होती है उस समय किसी भी प्रकार का आप किस संगठन में थे वो भूलना होगा। अच्छा। आप किस पद पर हो ये भूलना होगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति ज्यादा बोले दूसरे को नहीं बोलने का अवसर, ऐसा नहीं होता। सबको बोलने का अवसर दिया जाए जो बोलना चाहता है, और फिर सबकी सहमति बनेगी वो करेंगे। ये 4 बातें ही सबसे अहम है। जी, धन्यवाद। आदिवासी परिवार की अवधारणा कैसे आई? जैसे तो जन जागरण का आपने शुरू किया, आदिवासी परिवार अभी एक बहुत ही सफल संगठन चल रहा है, बहुत ही अनुशासित संगठन चल रहा है और सब तरफ इसकी चर्चाएं चल रही। तो आदिवासी परिवार की स्थापना की अवधारणा मन में कैसे आई? भाई जैसे हम लोग तो पूरे देश भर में घूमे थे और हम लोगों पूरे देश के संगठनों का अध्ययन किया था, तो हम लोगों को लगा कि संगठन की जो सोच है वो मोनार्की पर आधारित है, यानी राजतंत्र पर आधारित है। क्योंकि उसमें एक आदमी सबसे ऊपर होता है जो अध्यक्ष होता है, तो उसको विशेषाधिकार होता है, उसको सर्वाधिकार होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष से उपाध्यक्ष के पास थोड़ा सा कम राइट्स होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे महासचिव, चौथे नंबर पे कोषाध्यक्ष, इस तरीके से पद होते हैं। इस तरीके से तो इन पदों में क्रमशः नीचे की ओर जैसे आते हैं तो अधिकार कम होते जाते हैं। यह जाति व्यवस्था में भी ऐसा होता है, वर्ण व्यवस्था में भी ऐसा होता है। इसलिए हमने इसको खत्म किया और हम लोगों ने ऐसा संगठन बनाने का प्लान किया जो संगठन ही नहीं हो, खाली बैनर हो। इसलिए आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, ये मात्र बैनर है, आम राय बनाने का तरीका है, जन जागरण का एक तरीका और कुछ नहीं। आपके ही द्वारा कंपोज किया हुआ कहें आपके विचार के रूप में कि आपका एक लाइन बहुत पसंद की जा रही थी और आप हमेशा लिखते हैं कि आदिवासियों को एक करना, संगठित करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर संगठित हो गए तो फिर इनको रोकना बिल्कुल असंभव है। तो क्या संपूर्ण देश के आदिवासियों, क्योंकि संस्कृति के हिसाब से, जाति व्यवस्थाओं के हिसाब, वहाँ की जलवायु के हिसाब से अलग अलग अभी चल रहे हैं, संपूर्ण देश के आदिवासियों को एक कर सकते हैं? भैया जितना हम कर चुके हैं उतना भी असंभव था। हमारे इलाके में लोग यहाँ तक बोलते थे कि आदिवासियों को आदिवासी नहीं जोड़ सकते, ये भी लोग बोलने वाले थे। और यहाँ तक भी लोग कहते थे हमारी कौम सबसे खराब है, हमारे लोग कभी एक नहीं हो सकते। यानी बिलोनी बिगा करोगे डेट को तोलो, अर्थात मेंढकों को तोलो या बिलों की एकता कायम करो। ऐसा और कई असफल लोग रहे, कई संगठन बना करके। हमारे आदिवासियों का संगठन 4 साल से ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि 4.5 साल बाद वो चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद संगठन बिखर जाता है, ऐसा होता है। तो वो सब चीजें हमने पहले आइडेंटिफाइड किया कि क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को हमने जन जागरण का हिस्सा बनाया। इसलिए एक बार आदिवासी परिवार में आ जाने के बाद आदमी दूसरी जगह कभी जाता नहीं। ये आज तक होता आया है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आदिवासी परिवार में के जन जागरण के बीच में आया है तो वो जा सकता है। और हमने यहाँ पर किसी को आने के लिए आज तक इन्विटेशन नहीं दिया और यहाँ से किसी को जाने से हमने कभी रोका भी नहीं। तो ये जो आदिवासी परिवार शब्द जो हम लोगों ने मानगढ़ पर 19 अप्रैल
2015 को डेवलप किया गया था। हमें ऐसा शब्द चाहिए था कि वो संगठन भी ना दिखे और एक हम की भावना पैदा हो। हम लोग एक फैमिली का भावना पैदा हो, इसलिए हमने आदिवासी परिवार शब्द चयन किया। और वो मुश्किल से कुछ एक लोग थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन 3 राज्य के लोग थे उन सबके बीच में। और फिर हम लोगों ने इसी बैनर के तले 17-18 2015 को फर्स्ट चिंतन शिविर लिया था। और मैं समझता हूँ, जैसा आपका सवाल था कि क्या पूरे देश भर के लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो आज हम लोग देखते ही देखते 9 राज्यों में तो पहुंच गए, है ना। 9 राज्यों में देखते देखते हम पहुंच गए। और आज की तारीख में जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाया उसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग विरोध करें। हाँ, छोटा मोटा विरोध होता है, तो हमारे लोगों में हमारे समाज में कई प्रकार के डीएनए भी हैं, कई प्रकार के लोग भी हैं, तो ऐसी चीजें होती रहती है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। मैं मानता हूँ हम लोग अभी तक जो कर चुके हैं वही बहुत है। मैं तो इसी से संतुष्ट हूँ। आगे का मामला है तो समाज का मामला है, लोग करेंगे और हम लोग जितना कर पाए उतना आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो कर चुके हैं वही बहुत है मेरे लिए तो। जी बिल्कुल। आदिवासी धर्म को लेकर के कई सारे असमंजस रहते हैं, कई चैनलों पर भी इस पर बहस होती है। मेरा भी एक सवाल है, दर्शकों का भी सवाल है कि आदिवासी किस धर्म पद्धति को स्वीकारता है? भाई ऐसा है कि धर्म तो सारे भारत में कोई धर्म पैदा हुआ है तो ऐसा धर्म का नाम सबसे पहले तो बताया जाए। और दूसरा क्या है कि धर्म का काम क्या होता है? धर्म का काम यह होता है कि लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जाए और जमीन पे कब्जा किया जाए। ये धर्म के 2 बड़े काम होते हैं। हम लोग ऐसा भी कहते हैं धर्म है वो दीर्घकालिक राजनीति है। तो धर्म है, एक धर्म दूसरे इंसान का विरोध करता है, दूसरे धर्म का विरोध करता है, तो वो धर्म कैसे हुआ? धर्म की ओरिजिनल व्याख्या नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता बेस्ड धर्म होना चाहिए। तो इस परिभाषा के तहत नैतिकता 100% 100% नैतिकता के आधार मान करके जिसको हम धर्म कहा जाए, तो सभी धर्म है वो एक्सपोज हो जाते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि वो धर्म से ज्यादा ऑपोजिट है। तो इसलिए इन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। इन किताबों के अंदर बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग अनैतिक आपका क्या कह सकते हैं, इंसानियत के विरुद्ध भी हम लोग देखते हैं। इसलिए धर्म किसे कहा जाए पहले तो स्पष्ट डिबेट होना चाहिए। और आदिवासियों के जहाँ तक बात है, तो आदिवासियों का जो धर्म है वो 3 चीजों पर बेस्ड है। एक तो प्रकृति और पूर्वज और प्राकृतिक नियम, इन तीनों के मेल से आदिवासियों का आदिवासी धर्म स्टार्ट होता है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो प्रकृति, एक पूर्वज और प्राकृतिक नियम, ये तीनों के मेल से आदिवासियों का धर्म स्टार्ट होता है। और वह धर्म एक जमाने में पूरी दुनिया में था और आज की तारीख में पूरी दुनिया में वो धर्म खत्म हो रहा है, इसलिए आदिवासी खतरे में है। तो हमें आदिवासी धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरे जितने भी धर्म है वो आपका कहीं न कहीं आदिवासी ही नहीं, इस जीव जगत के लिए, प्रकृति के लिए, जलवायु के लिए, आपका जल जंगल जमीन के लिए हानिकारक है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज जहाँ सबसे ज्यादा धर्म पैदा हुए, इब्राहिमिक रिलीजन, वो इलाका तो जब से अपन पैदा हुए हैं या हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लगातार संघर्षरत है और लड़ाई पर लड़ाई, मार काटी चल रही है, हिंसा ही चल रही है। तो फिर दोबारा सोचने की जरूरत है। और हम तो ऐसा कहते हैं कि आदिवासी सभी धर्मों का बाप है। अच्छा, धर्म के लिए क्लियर हुआ। दूसरा है कि आदिवासी, ये भी सवाल होते हैं कि सोशल मीडिया पे होते हैं कि बस, और आप तो काफी इस चीज को एनालिसिस कर चुके हैं, रिसर्च भी कर चुके हैं, आदिवासी किस पूजा पद्धति को, किस भक्ति को स्वीकार करती है? देखिए, आदिवासी तो पेड़ पौधों की उपासना करता है, हमारे यहाँ पर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। आदिवासी नदी नालों की पूजा करता है, आज भी हम देख सकते हैं। आदिवासी पहाड़ों की पूजा करता है, आज भी देख सकते हैं। आदिवासी सूर्य चंद्रमा तारों की पूजा करता है, आज भी देख सकते हैं। आदिवासी आसमान और जमीन की पूजा करता है, आज भी देख सकते हैं। आदिवासी अनाज का पूजा करता है, जीव जंतुओं की पूजा करता है, जंगली जानवरों की भी पूजा करता है, तो वो आप सब देख सकते हैं। यानी इस प्रकृति में जो भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि हमारे लोग तो हवा की भी पूजा करते
करते हैं और आपको नहीं पता है ये अलग बात है। तो इस प्रकृति में जो भी है सबका पूजा होता है, यानी हर एक उस रहस्यपूर्ण चीज को जो उसके माइंड को कहने का मतलब वो माइंड सुलझा नहीं पाया था, या उससे ये चीज क्यों हो रहा है। जैसे पेड़ है, पेड़ का बीज है, बीज उगता क्यों है ये उसको पता नहीं था, ये बारिश कैसे आता है, ये तूफान क्यों आता है, ये चीजें पता नहीं था। तो उन्होंने उसका उस रहस्यपूर्ण चीज को, जैसे आज हम लोग कभी डर जाते हैं, जैसे तूफान आ गया तो उस जमाने में इंसान सबसे पहले डरा होगा, तो आज हम डर भी जाते हैं सबसे पहले हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है रिलीजन। रिलीजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो रिलीजन और धर्म में भी बहुत सारी बातें आती है। तो जिसको धर्म कहते हैं, दर्शन कहते हैं, जीवन मूल्य कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जिसको विश्वास, फेथ कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जिससे हम जय जवाहर का अर्थ निकालते ही है कि भाई प्रकृति का सबका कल्याण करने वाले प्रकृति की जय। तो आदिवासियों का भी धर्म उसी बेस्ड होना चाहिए कि सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए, आदिवासी हो चाहे नहीं हो, इसको आदिवासी का धर्म कहना चाहिए। और इसलिए हम लोग इस जय जवाहर उद्बोधन का अभिवादन करते हैं। और मैं तो कहता हूँ इंसानों का ही क्यों, जीव जंतुओं का भी, आदिवासी लोग हैं आज भी पूरे देश भर में आप कहीं भी जाओगे तो जमीन को खोदने से भी विचार करते हैं, जमीन को खोदने से भी जमीन को तकलीफ होता है, ऐसा आदिवासी लोगों का कहना है। इसलिए आदिवासी लोग है ना खेतों को भी छोटा छोटा बनाते हैं। और आज भी कई हिल्स एरिया में देखा होगे तो वो बैल से भी खेती नहीं करते हैं, यानी हल ऐसे बनाते हैं जो हाथ से जुताई होता है, और आपका कुदाली से भी खोद करके वो करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आदिवासी जो घर में पैदा होता है, आदिवासी समाज में, आदिवासी डीएनए में जो पैदा होता है उसको समझ में आता है, बाकी दूसरे की समझ से परे है। एक सवाल लास्ट आपसे कि आदिवासी में जैसे पुरानी परंपरा से संत सूरमल महाराज, मामा बालेश्वर दयाल और बेणेश्वर के ऐसे सभी जो पुराने तीर्थ स्थान है, पुराने महाराज हैं, वो भी कहीं न कहीं जैसे किसी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, ऐसे कुछ इतिहास वगैरह इतिहासविद बताते भी हैं। तो ये जो भक्ति है, ये जो भजन भाव है, ये किस तरफ जाता है? भाई देख लीजिए, आज आप लोगों ने हमारे इलाके में आदिवासियों का एक महापुरुष हुआ संत सूरमल महाराज। तो उस इलाके में हम देखते हैं कि शामला जी का जो मंदिर के बारे में, हमारे पूर्वज पहले शामला जी में बहुत बड़ा हाट लगता था। और हिस्ट्री में ये कहते हैं कि सावलिया भील ने शामला जी को बसाया था। तो वो आदिवासी राजा के द्वारा बसाया हुआ इलाका है। तो वहां पर जो देवस्थल है, पहले वहां पर आप इतिहास में देखोगे तो वहां देवनी मोरी था। देवनी मोरी बौद्ध धम्म का केंद्र हुआ करता था। वहाँ बौद्ध विहार थे, बौद्ध मूर्तियां भी मिली, आप सब जानते हैं। लेकिन बाद में कालांतर में हिस्टोरिक पीरियड में जो इतिहास काल के अंदर वहां पर मंदिर बनाया गया। तो ये जो मंदिरों की परंपरा है, देवी देवताओं की परंपरा, उसके लिए आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कई सारे रेशनल वर्ड संबंधी रेशनल के लिए आपका यूट्यूब है, साइंस जर्नी है, आपका रियलिस्ट आजाद है, ह्यूमन विद साइंस है, उन चैनलों को आपको देखना चाहिए। तो देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको आसानी से समझा देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जहाँ वो मंदिर के बारे में, वो मेले के बारे में, हमारे पूर्वजों का एक भजन है कि धोड़ी धजाए वालो सामड़ियो महाराज, इस तरीके से हमारा पूर्वजों का भजन है। तो ये वहाँ धोड़ी ध्वजा का महत्व था। और हमारे समाज में आज भी पगड़ी है वो सफेद ही बांधते हैं, और सफेद ही हमारा नेजा होता है। और आज हमारे जो भगत लोग हैं वो सफेद रंग को त्याग चुके हैं, भजन गा रहे हैं सफेद ध्वजा के लिए, और लेकिन वो ध्वजा कोई और आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कपड़े भी बदल दिए हैं। तो ये तो अब क्या कहे, ये लोग तो अभी हमारे समाज की मूल परंपरा से दूर हट चुके हैं। इसलिए मैं भगतों के बीच में भी जाके समझाता हूँ। कई भगत आज की तारीख में समझ रहे हैं और रिटर्न हो रहे हैं। कुछ एक लोग तटस्थ हो गए, उनको हम लोग भगत नहीं कहेंगे, उनको राजनीतिक भगत कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सामाजिक भगत होते तो इतनी क्लियर बातें बताई गई, उनको स्वीकार कर लेते, ऐसा मुझे लगता है। जी। लास्ट सवाल युवाओं के लिए आपका कि आधुनिक संस्कृति को कहीं न कहीं अपना करके जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारा जैसा आपने बताया कि परिवर्तन कर दिया, 9 राज्यों में पहुंच गए, आधुनिक संस्कृति को युवाओं के द्वारा अपनाया जा रहा है, और फिर आदिवासियत को कहीं न कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो पसंद नहीं करते हैं, पहनावे को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, शहरीकरणों में उनका एक तरह से विश्वास होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें इवोल्यूशन को स्वीकार करना पड़ेगा।
आज जो पहाड़ है, आप किसी भी पहाड़ पर जाइए और उस पहाड़ को आज से 100 साल पहले वो पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा था। आज थोड़ा सा वो बारिश और गर्मी और आपका हवा से वो उसका थोड़ा सा क्षरण हुआ। और आज नदी नालों में भी देखोगे तो आपको कुछ न कुछ डेवलपमेंट नया मिलेगा। हमारे इलाके में जो इंडिजिनस प्लांट हैं वो भी हैं, आज की तारीख में बाहर से जो प्लांट आए हैं वो भी उगे हुए हैं। तो इस तरीके से मनुष्य के दिमाग में भी इवोल्यूशन हो रहा है। हम लोग आज जैसे मैं बोल रहा हूँ वो भाषा में भी आज 3 प्रकार की भाषा, मेरी अपनी बोली की भी बात कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो हर जगह इवोल्यूशन चल रहा है। तो पहनावे में भी बोले, मेरे पापा ने आज तक कभी पैंट नहीं पहना। मेरे दादा के तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपन को तो पैंट पहनना पड़ रहा था, ये भी एक प्रकार का पहनावे में इवोल्यूशन है। और मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मेरा दादा मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान था, मेरा बाप भी कोई कम नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में कई बार हाथ पैर ये उतर जाते, चढ़ते नहीं है, लेकिन अब मेरे पापा हैं वो उसको चढ़ा देते हैं। और हॉस्पिटल से पट्टा चढ़ाए हुए लोगों को भी उन्होंने ठीक किया है। तो मेरा बाप मेरे से ज़्यादा योग्य है इस मामले में। मेरे दादा की बात ही छोड़ दीजिए, वो मैं उन तक जा ही नहीं सकता। और मेरे जीवन में मैं यहाँ तक आया तो उसमें कई महिलाओं का योगदान है, जिसमें पहला स्थान मेरी दादी का है। और यहाँ तक कि मेरी सासू माँ का बहुत बड़ा योगदान है, मेरी ताई का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने सबसे पहले दूध भी मेरी ताई का पिया, और मेरे जन्म होने के बाद ही दूसरी महिला को मुझे गोद दिया गया था। कई सारी महिला, मेरे वाइफ का भी। मैं कहूँगा कि मेरे जीवन में कितने लोगों का योगदान है तो मैं वो कर्जा उतार भी नहीं पाता। इसलिए ये बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे को यहाँ तक बड़ा करने में, यहाँ तक लाने में, पढ़ाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो क्यों नहीं मैं सभी लोगों के बच्चों के लिए, सबके लिए काम करूं, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा सबसे बड़ा मेरे को खुशी मिलता है कि मैं नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने में हम कामयाब होता है। आज भी देखो कोचिंग क्लास में कितने बच्चे खुश हो गए, 1000 के आसपास बच्चे थे। उनको जो मोटिवेशन मैंने एजुकेशन के लिए दिया, हेल्थ के लिए दिया, अच्छी आदतों के लिए दिया, पढ़ने के बारे में जो बातें बताई, बच्चे इतना खुश हो गए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि मैं तो मानता हूँ कि मुझे हर एक कॉलेज में अंदर 1 घंटा दिया जाए बच्चों के सामने अपनी बात रखने के लिए, तो मैं मानता हूँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो एक बार करके देख लीजिए। जो आप अपने बच्चों में खुद, जो बाप अपने बच्चों में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, माँ अपने बच्चों में परिवर्तन नहीं कर पा रही है, वो मेरे द्वारा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और कैसे होगा एक बार आप करके देख लीजिए, क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ ये कहूँगा तो फिर आप ऐसा कहोगे कि ये बहुत बड़ी बात, अपने लिए बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा लग जाएगा। लेकिन आप एक बार करके देख लीजिए। जो बच्चे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बच्चे कुछ समाज में जो अमान्य चीजें हैं ऐसा करते हुए दिख जाएं तो मुझे बता दीजिए। नहीं हो रहा है ना, इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ, वो कैसे हुआ? तो हम लोग कई तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से उनको समझाते हैं। और आज देख लो बहुत सारे बच्चों ने शराब छोड़ दिया और समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं तो मेरे जीवन में आज 50 साल का हूँ, मैं धन्य हो गया कि मैंने मेरे समाज के लिए एक बड़ा काम किया और उसको करने में कामयाब हुआ। मैं बीमार भी हूँ लेकिन इसके बावजूद भी काम करता हूँ। और ये लोगों की इच्छाएं, लोगों की आशाएं और लोगों की उम्मीद और लोगों की दुआ की वजह से मैं इतना कुछ करने में कामयाब हुआ। और मेरे को बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। मेरे फैमिली में भी मैं अक्सर कहता हूँ मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे 2 बच्चे अभी MBBS में हो गया। बेटी 4th ईयर में चल रही है और बच्चा अभी इस साल MBBS में उसका सेलेक्ट हो गया और वो भी 615 नंबर आए। हमारे इलाके में बहुत कम ऐसे बच्चों के आते हैं। अभी एक बच्चा हमको पता लगा है उसका 700+ भी नंबर है, जी जी। तो ऐसे हमारे नए बच्चे निकल करके उभर करके आ रहे हैं। मात्र बच्चों को मैं इतना बताता हूँ कि बेटा जब हमारे दिमाग ऐसा लगता है कि मुझे अभी याद नहीं हो रहा, उस टाइम याद नहीं करना है, उस टाइम एट ए टाइम लिखना शुरू कर देना है। अच्छा, यानी हम किताब पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो याद करते करते अब लगे कि मेरे दिमाग में अब याद नहीं हो रहा है, उसी टाइम लिखना, याद करना बंद कर दो और लिखना शुरू कर दो और फिर 15-20 मिनट बाद वापस याद करना शुरू कर दो। ये मैं जो बच्चों को बताता हूँ ये सभी बच्चों को अमल करना चाहिए, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि आने वाले समय में
मैं बच्चों को बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूं, ऐसा करूं। और हम लोग हमारे पूरे देश भर में जितना भी आदिवासी जो सामान उत्पादित करते हैं उस सामान को भी हमारे इलाके में ला करके हमारे समाज का जो आज की तारीख में डाइजेशन खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम बीसीसी बना रहे हैं। और इसके बाद में गांव-गांव में हम लोग जो बढ़िया क्वालिटी का चावल है, बढ़िया क्वालिटी के अच्छे अनाज है, जैसे मिलेट्स वगैरह है और मसाले वगैरह, उसको पहुंचाने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करना, और इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ऐसा हम लोग करने में आप सबके सहयोग से हम कामयाब होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को आपकी तरफ से मैसेज लास्ट। मेरा ऐसा मानना है, आप ही नहीं सभी जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए या अन्य समाज के लोग हैं, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि आपको यदि मेरे द्वारा बोली गई या फिर मेरे द्वारा लिखी गई या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी उल्टी सीधी बात आपको नागवार गुजरती है, नकारात्मक लगती है, गलत लगती है, तो मेरा ऐसा आग्रह है आप सबसे कि एक बार आमने सामने बैठ करके चर्चा कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ 95% आपको सेटिस्फाइड करने में कामयाब हो जाऊंगा। और ये हुआ है आज तक, बहस में मेरे को कोई जीत नहीं पाया है। तो ये जीत नहीं पाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो समझाने का तरीका है उसी वजह से वो आदमी संतुष्ट हो जाता है। और ये स्किल मैं समझता हूँ जो लोग अच्छा सामाजिक लीडर बनना चाहते हैं उनको करना चाहिए। और मेरा लाइफ में जितना भी मैं आगे काम कर पाऊँ, सामाजिक काम करने का कोशिश करेंगे और जारी रहेगा, अपना और कोई काम नहीं है। और लगभग मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे चुका हूँ, लेकिन परिपक्व मैं अब हुआ हूँ, अब आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो गया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच में, आप सब जानते हैं भंवर दादा, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई। हमारी बात में आपसे, सर की बात से क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हो, अगली बार जब भी, इनका बहुत ही कीमती समय है, जब भी हम कोशिश करेंगे लेने की, आपके तमाम सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर कोशिश करेंगे सर से पूछ करके आप तक उनका आंसर देने की। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सज्जन कटारा, कैमरामैन दिलीप डिंडोर के साथ में। थैंक यू सो मच सर।